अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे गज़ा बोर्ड ऑफ पीस माहदे पर उठने वाले सवालात के हवाले से। तो आपको बताएंगे साबिक़ अमरीकी सदर की जानिब से गज़ा के लिए एक नया आलमी फ़ोरम मुतारिफ़ करा दिया गया है, जिसे गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया गया है। इस फ़ोरम का दावा है कि वो जंग बंदी, गज़ा में तामीर नो इंसानी इमदाद और सिक्योरिटी के अमूर देखेगा और 2027 तक फ़ाल रहेगा। मगर हैरान कुन तौर पर इस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की बराह रास्त नुमाइंदगी शामिल ही नहीं की गई। इस मुजव्वज़ा अमन बोर्ड की अगर हम बात करें तो ट्रंप को गैर मामूली इख्तियारात दिए गए हैं, जिनमें फ़ैसलों पर वीटो पावर, बजट कंट्रोल और रुकन ममालिक की शमूलियत या अखराज का इख्तियार शामिल होगा। जबकि रुकनीत के लिए अरबों डॉलर फ़ीस मुकर्रर की गई है। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस माहदे पर सवाल उठ रहे हैं कि फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र किए बगैर और एक फ़र्द को मुकम्मल इख्तियार देकर क्या वाकई गज़ा के मुस्तकबिल का मुनसिफाना फ़ैसला मुमकिन है। जबकि दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन की मुमकिन शमूलियत पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ने साफ इनकार कर दिया, जिससे इस फोरम के मुतनाज़ा होने के खदशात मज़ीद बढ़ सकते हैं। इसी पर हमारी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं माहिर है बैनुल-अक़वामी उमूर की डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में फ़लस्तीनी नुमाइंदगी ना होने के आप क्या समझती हैं, क्या सियासी असरात हो सकते हैं और ट्रंप को दी गई वीटो पावर और बजट कंट्रोल के इख्तियारात बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक कितने मुनासिब हैं? देखिए, कोई भी ऐसा बोर्ड, कोई भी ऐसी गवर्निंग बॉडी या कोई भी ऐसी लिटिगेशन और मिटिगेशन के जो तरीका है जिसके अंदर सारी पार्टीज और स्टेक होल्डर शामिल ही नहीं है, तो वो गलत है, वो फंडामेंटली रॉन्ग है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हैरत की बात यह है कि हम इस पूरे सिनेरियो को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बशमूल मेरे 2-3 दिन से मैं खुद इस मखमसे में हूँ कि ये हुआ क्या। ये तो एक पीस प्लान था जो कि गज़ा का पीस प्लान बनना था, जो कि फेजेस में था। फिर इसमें ये बोर्ड कहाँ से आ गया और अब ये इतना रिटॉरिक जो है, ये इसकी पार्सिंग क्यों नहीं हो पा रही, कि कौन क्या कह रहा है। तो फिर ज़ाहिर है उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। तो फिर वो ज़्यादा बेहतर है कि मैं ये बता दूं कि पूरी सूरत हाल है क्या। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स इतने हैं उनके कि वो आराम से हुड डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं। एक है ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है वो एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, और एक है गज़ा का पीस प्लान और एक है बोर्ड ऑफ पीस में गज़ा का पीस का काम। तो ये तीन चीजें अलग अलग हैं। जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है वो उनका एक निजी पर्सनल इदारा है, वो उसका यूएसए से भी कोई लेना देना नहीं है। ये उनका एक पर्सनल क्लब है जिसकी उन्होंने रिसेंटली एक वेबसाइट जारी की है, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन जैसा उससे मिलता जुलता लेकिन गोल्डन कलर्स में एक लोगो शामिल किया है। और बोर्ड ऑफ पीस में बताया है कि ये एक बोर्ड है और मैं इसका चेयरमैन हूँ ताहयात। मेरे पास इख्तियार है कि मैं इसकी मेंबरशिप, जैसे क्लब्स की मेंबरशिप होती है, एलीट क्लब्स की, इसकी मेंबरशिप के लिए मैं लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ। इसकी एक मेंबरशिप फीस है और इसका एक चार्टर है, इसका एक मैनिफेस्टो है। और इसके चार्टर में ये है कि ये दुनिया के अंदर अमन कायम करेगा। तो आप सादा लफ्जों में बोर्ड ऑफ पीस को समझें ट्रंप की एनजीओ जो कि अमन कायम करे। अब हम इसके साथ मिलाते हैं कि ये इस एनजीओ के अंदर अगर ट्रंप ने कुछ लोगों को इनवाइट किया है तो उसमें वो शामिल क्यों हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे हैं। तो देखें, वो इस वक्त ट्रंप के मुंह लगने का तो कोई ऐसा फायदा या नुकसान जो है उसको उसकी तरफ हम जाते ही नहीं है। $1 अरब उसकी फीस है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को फीस के लिए भी कहा गया है। तो पाकिस्तान से कहा गया जी आप इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान ने कहा है हम कर लेते हैं। जो कि मेरे दिमाग में ये चीज़ मुझसे समझ में नहीं आ रही थी कि हमें क्या ज़रूरत थी अगर ये गज़ा के पीस प्लान है। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट एंटिटी है। ये एक एलीट क्लब है जिसके अंदर लोगों को इनविटेशन भेजा जा रहा है। अब ये आप देखें कि अब जो दुनिया में जितनी नेशंस हैं, वो बच्चे जो होते हैं ना ग्राउंड में खेलने वाले, उनकी तरह के तुम मेरे साथ खेलोगे, तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे, मैं कुट्टी कर लूंगा। अब पुतिन कह रहे हैं कि मैं भी इस क्लब का मेंबर बनूंगा, बोर्ड ऑफ पीस का। तो वेस्ट कह रहा है जी हम तो मेंबर नहीं बनेंगे लेकिन पुतिन को नहीं बनने देंगे। शी जिनपिंग ने कहा है कि जी मैं भी सोच रहा हूं बनूंगा या नहीं बनूंगा। हमने कहा है जी हम बनेंगे। आप अंदाजा कर रहे हैं आप इसके अंदर ये इसकी सीरियसनेस का, इसकी ह्यूब्रिस देख रहे हैं आप। तो ये तो हो गया पीस। उसके अंदर उन्होंने कहा है जी फिलहाल जहां जहां पीस की जरूरत है इस बोर्ड ऑफ पीस के तहत, जिसके चेयरमैन जो है वो ट्रंप हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरत है गजा के अंदर। तो हमने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर एक गजा कमेटी बनाई है और उस गजा कमेटी का आगे जो है उसकी तफसील है कि जिसने गजा के अंदर जो है वो पीस लेके आना है। तो ये एक ऐसी दुख भरी बात है कि जिसपे हम लाइटर नोट पे बात नहीं कर सकते कि गजा का पीस जो है वो तो तमाशा किसी के लिए हो सकता है, हाँ,
हम उसको एज अ तमाशा डिस्कस भी नहीं करना चाहते। सही। तो वो ये एक 3-4 चीजें जब मिक्स हुई हैं तो वो मीडिया पे ना तो कोई समझा पा रहा है, और समझने वाले जो हैं वो कहीं ढूंढना चाह रहे हैं, कहीं से कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, और हर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि शायद ये वही जो 20 पॉइंट एजेंडा हम डिस्कस करते थे, शायद इससे कोई इसका लेना देना है। वो 20 पॉइंट एजेंडा एक बिल्कुल सेपरेट चीज है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश और मरी समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मरी में अब तक तकरीबन 12 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और मरी एक्सप्रेस वे पर शदीद बर्फबारी के बायस फुलगरा जो टॉल प्लाजा है वो मरी जाने वाली तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने मरी की तरफ जाने वाले रास्तों को आर्जी तौर पर सील कर दिया, जबकि PDMA ने सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब और मोहतात रहने की हिदायत की है। इसी पर बात करेंगे। मरी में हमारे नुमाइंदे अतीक अब्बासी मौजूद हैं। अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? मलका कौसार मरी में कल से जो बर्फबारी का सिलसिला जारी है, ये सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। इस वक्त भी बर्फबारी जो है वो रुई के काले आसमान से उतर रहे हैं। कल जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई तो मैं आपको बताता चलूं कि मरी एक्सप्रेसवे और GT रोड से जो है वो रोड ब्लॉक कर दिया गया। मरी आने वाले सेवाओं का दाखिला जो है वो रोक दिया गया, और जिससे मीलों लंबी जो है वो लाइनें वहां पर गाड़ियों की जो है वो नजर आ रही हैं। और इतलात है कि वहां पर मुल्क भर से आने वाले सयाह जो हैं उनको वहां से वापस किया जा रहा है। लेकिन मरी में जो सयाह पहुंच चुके हैं वो यहाँ पर इंतजामात से भी खुश हैं और भरपूर तरीके से एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मरी के अंदर कल से जो है वो बिजली की जो बार बार आनियां जो जानियां लगी हुई हैं, इससे कारोबारी तबका, सयाह, मकामी अफराद तमाम ही परेशान है। और अभी कुछ लम्हे पहले साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी माल रोड का विजिट किया है। कैंट में वो गए हैं और वापस अभी गुजरे हैं कश्मीर पॉइंट की जानब से। और मरी के लिंक्स रोड तकरीबन जो है वो बंद है। और मरी आने वाले सयाह जितने भी हैं वो अगर इंतजामिया की दी गई हदायत पर अमल करें, अपनी गाड़ी के टायर के साथ स्लो चेन रखें, अच्छी गाड़ी का इंतखाब करें, तो भरपूर तरीके से वो सैर सियाहत के लम्हात को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। जी ठीक है। शांगला में भी शदीद बर्फबारी हो रही है और वहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे नूर मोहम्मद से। नूर, कहिएगा। जी बिल्कुल, और शंगला में बर्फ़बारी का सिलसिला रात गई से तम न हो सका। शंगला के बलई इलाकों पर 3 से लेकर 5 फीट तक बर्फ़बारी रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि मैदानी इलाकों में कहीं पर 2 से लेकर 3 फीट तक बर्फ़बारी है, जबकि कहीं पर बारिशों का सिलसिला अभी भी शुरू है। अगर मौसम की बात की जाए तो शदीद बर्फ़बारी की वजह से पूरी वादी जो है यकबसा हवाओं की लपेट में है। लोगों ने भी गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शंगला के बालाई इलाकों पर दर्जा हरारत जो है वक्त नुक़्ता अंजुमा से भी नीचे गिर गया है। PDMA ने भी ज़िला इंतज़ामिया को मरसला जारी कर दिया है कि ताकि नाखुशगवार वाक़या में अलर्ट रहे, जबकि महकमा मौसमियात ने शंगला के बालाई इलाकों पर बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों पर बारिशों का सिलसिला मज़ीद रहने की पेशनगोई जाहिर कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे सानिया गुल प्लाजा शहर का एक ऐसा जख्म बन चुका है जो भरने का नाम नहीं ले रहा, जहां भग अफराद की तादाद बढ़कर 67 हो चुकी है। मगर दर्दनाक हकीकत यह है कि अब तक सिर्फ चंद लाशों की शनाख्त मुमकिन हो सकी, जबकि 77 खानदान आज भी अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़िर हैं। इसी पर बात करेंगे आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ। प्लाजा पर हम इस वक्त मौजूद हैं, अगबे हिस्से में हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मलबा गिरा था यहाँ पर हिस्सा बिल्डिंग का। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है। ये शावल लगे हुए हैं, हैवी मशीनरी लगी हुई है और डंपर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ से ये मलबा उठाकर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ से भी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि आज ये फाइनलाइज की तरफ जा रहा है और इसको कोशिश ये करेंगे आज इस ऑपरेशन को जो है फाइनल कर दिया जाए। 67 अफराद जो है वो अब तक जहाँ भाग होने वालों की तादाद उन्होंने बताई थी, और 77 की जो लिस्ट थी मिसिंग अफराद की उसमें से बताया जा रहा है कि 10 अफराद तकरीबन अब रह गए हैं। उनकी जो बाकियात या जो भी आज़ा यहाँ से मिलेंगे उनको यहाँ से निकाला जाएगा, और उसके बाद इनके DNA का जो मरहला है वो भी साथ साथ चल रहा है, और जिन जिन की शनाख्त होती जा रही है उनकी बाकियात जो है फैमिलीज़ के हवाले की जा रही हैं। और यहाँ पे सिर्फ रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं वो इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, और उनके आला हुक्काम भी यहाँ पर रेस्क्यू 1112 के मौजूद हैं जो इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त मलबे का काम सबसे ज़्यादा है, बहुत एहतियात से किया जा रहा है कि अगर किसी की
बाकियात यहाँ पर हों, कोई डेड बॉडीज़ वगैरह यहाँ पर हों, उनको नुकसान ना पहुँच सके, क्योंकि जो लवाहिकीन थे उनका यही ख़दशा था कि ऐसा ना हो कि उनके जो लवाहिकीन हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आग थी, उसमें ज़्यादातर बॉडीज़ जो हैं मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं, तो कोशिश यही की जाए कि उनके जो आज़ा हैं या जो बाकियात हैं, ऐसा ना हो कि वो मलबे में यहाँ से चली जाएं और उनको डंपिंग पॉइंट पे पहुँचा दिया जाए और वो उनको कभी उनके प्यारे मिल ही ना सकें। इस वक्त ये डंपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इस डंपर में यहाँ से मलबा लेके जाया जा रहा है और मेवा शाह कब्रिस्तान के पास एक डंपिंग पॉइंट बनाया गया है और उस डंपिंग पॉइंट में सारा का सारा जो मलबा है वो वहाँ पर डाला जा रहा है, ताकि और वहाँ पर सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त है डंपिंग पॉइंट के पास भी, और वहाँ पर ताकि कोई चोरी करने के लिए ना आ सके, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ अशिया भी इस मलबे के अंदर मौजूद हैं, जिसमें बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पलें और लोहा ख़ास तौर पर वो बहुत बड़ी तादाद में है। इसलिए वहाँ पर जो डंपिंग पॉइंट है उधर भी सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ाम है, पुलिस और की जो सिक्योरिटी वहाँ पे लगाई गई है, ताकि वहाँ पर किसी किस्म का जो है चोरी चकारी की कोई वारदात ना हो सके। अब ये जो ये रेस्क्यू एहलकार आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत एहतियात के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पर शावर्स लगे हुए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर डंपर्स आ रहे हैं और ये डंपर्स भी सारे जो हैं ये रेस्क्यू 1112 के हैं और यहाँ पर कोई प्राइवेट डंपर भी मौजूद नहीं है। वाटर टैंकर वाले और वाटर कॉरपोरेशन वालों के जो वाटर टैंकर से फायर ब्रिगेड ने अब जो इजाफी यहाँ पे खड़े हुए थे वो वापस भिजवा दिए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे फायर फाइटिंग का काम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। आज मुमकिन तौर पर डीसी साउथ का ये कहना है कि ये जो ऑपरेशन है यहाँ से मलबा उठाने का और रेस्क्यू का वो ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद उन्होंने यही जाहिर की है। उनका भी यही कहना था कि 67 अब तक के लोग यहाँ से जो है हो चुकी है शनाख्त उनकी, और बाकी जो रह गए हैं उनकी तलाश बाकी है और वो उम्मीद है कि वो आज जो काम होगा उसमें वो तमाम के तमाम जो बकाया रह गए लोग, वो उम्मीद है कि वो मिल जाएंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। महंगी बिजली और बढ़ती लागत ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बार फिर बहरान के दहाने पर ला खड़ा किया और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने बिजली की बुलंद कीमतों के बायस 150 से ज़ायद टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं और अब सनतकार कारोबार जारी रखने के काबिल नहीं रहे। अगर हालात ना बदले तो सनतों की चाबियाँ हुकूमत के हवाले कर दी जाएंगी, जबकि हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर मौशी एमरजेंसी नाफिज की जाए और नुमाइशी तरक्याती मनसूबों के बजाय रोज़गार बचाने पर तवज्जो दी जाए। अदाद व शुमार पर नज़र डालें तो तस्वीर मज़ीद तशवीशनाक दिखाई देती है। माली साल 2021-22 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर थी, मगर इसके बाद मुसलसल कमी का रुझान रहा। माली साल 2022-23 में बरामदात कम होकर 16.51 अरब डॉलर रह गई, जबकि 2023 और 2024 में मामूली बेहतरी के बावजूद ये सिर्फ 16.65 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। अगरचे माली साल 2024-25 में एक्सपोर्ट बढ़कर तकरीबन 17.88 अरब डॉलर हुई, ताहम ये अब भी 2021 और 2022 की सज़ा से कम है। एप्टिमा के मुताबिक हालिया महीनों में मजमूई एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 19.5% और टेक्सटाइल में 8% जो है कमी रिकॉर्ड की गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदर FPCCI फ़ारूक यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब वक्त देने के लिए। महंगी बिजली और बढ़ती लागत के मौजूदा बहरान में टेक्सटाइल मिल्स को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नुकसान पहुँचा है, और आपके मुताबिक हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो सनत को बहरान से बचाने में हुकूमत क्यों नाकाम दिखाई देती है? इस वक्त कितनी टेक्सटाइल मिल्स हैं जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद हो चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त मोर देन 150 इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। बिजली महंगी होने की वजह से, गैस महंगी होने की वजह से, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में नहीं है उस वजह से, और आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं है, जिस वजह से तमाम डाइवर्स इंडस्ट्री जो है, हम टेक्सटाइल की अगर सिर्फ बात करें तो उसमें मोर देन 100 फैक्ट्रीज जो है वो फैसलाबाद में बंद हैं, और जो चल रही हैं वो अंडर कैपेसिटी हैं, वो 60% अपनी प्रोडक्शन पे हैं। देखें, हमने बारहा ये बात की है कि हमारे जो कंपटीटर हैं, अगर हम बांग्लादेश को लें तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है वो 9.58 है, वियतनाम में जो है वो 9.8 है, इंडिया में लें तो 7.5 है। उज़्बेक में हम देखें तो वो 3% पे ऑफर कर रहे हैं, तो हम 12.5 सेंट पे कैसे पॉसिबल है कि हम अपनी इंडस्ट्री जो चला पाएंगे और कंपटीशन कर पाएंगे इन तमाम अपने जो रीजनल कंपटीटर हैं। और देखें, इसके बाद हमने इनको सजेशन भी दी है कि आपके पास जो है वो क्रॉस सब्सिडी 131 अरब रुपए की है, अगर इसको ही ख़त्म कर दिया जाए तो 6 रुपये
कमी के साथ हम 9.5 सेंट पे हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी का रेट आता है। तो ये सर्वाइवल इस तरह हम करने की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम गैस को लें तो गैस भी हमारे जो कंपटीटर हैं वो हमसे सस्ते हैं, हम महंगे हैं, उसमें भी हम कंपैरिजन नहीं उनसे कर सकते। अगर हम टैक्स की बात कर लें तो देखें हमारे पास इस वक्त 55% टैक्स जो है वो लिया जा रहा है। तो ठीक। हाउ पॉसिबल कि इतने हाई रेट पे आप टैक्स पे करके और फिर जो है कहें कि जी हमारी इंडस्ट्री चले। लास्ट दिसंबर में 11.5% का डिक्लाइन है हमारा एक्सपोर्ट का, और ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री नहीं चल रही। ठीक। मैं अगर- आपको एग्जांपल जी मैं एग्जांपल कोट करूं कन्फेक्शनरी की। देखें उस पे भी इन्होंने 16% एफईडी लगा दी। ऑलरेडी शुगर महंगी और अब वो और महंगे हो गए। हमारी कन्फेक्शनरी जो है इस वक्त हमारे पास एक पोटेंशियल मार्केट है अफ्रीका की। हम एक रवायती मंडियों से निकलें और पोटेंशियल मार्केट की तरफ जाएं तो वहां पर भी जो हमारे कंपटीटर हैं वो बिस्किट केक्स जो है वो बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट्स उनको सब्सिडी दे रही है, उनको रिलीफ दे रहे हैं। ऑलरेडी वो इलेक्ट्रिसिटी में, एनर्जी में, इंटरेस्ट रेट में हमसे वो सस्ते हैं, रॉ मटेरियल हमारा महंगा है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के गवर्नमेंट को सोचना होगा कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो जाएं, या एट लीस्ट जो डिमांड हम गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझती है कि 9 सेंट के बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती। एक इंडस्ट्रियल इमरजेंसी जो है हमने तो ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें डिक्लेयर की है कि आप एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके जो है वो सनत को चलाने के लिए जो इनिशिएटिव लें, अदरवाइज ये इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी, मजीद डिक्लाइन का शिकार हो जाएगी हमारी एक्सपोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है फारूक यूसुफ साहब, इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। एक और अहम मौजू जिस पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान में सोने की कीमतें नई बुलंदियों को छू चुकी हैं और आज फी तोला सोना 9,100 रुपये इजाफे के बाद 5,14,662 रुपये पर पहुंच चुका है, जबकि 10 ग्राम की कीमत 7,800 रुपये की इजाफे से 4,48,243 रुपये हो चुकी है। आलमी बिलियन मार्केट में फ़ी ओन सोने की कीमत भी $91 के इजाफे के बाद $4,923 तक पहुंच चुकी है, जो गुज़श्ता बरस अप्रैल से अब तक सबसे तेज़ इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले ट्रेडिंग सेशन में मस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 1,87,813 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ। 523 कंपनियों में से 241 में इजाफा और 214 में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि 24 अरब रुपये मालियत के 43 करोड़ शेयर्स की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर 269 रुपये 87 पैसे पर मुस्तहकम रही, जिससे मार्केट में इस्तेहकाम की कैफियत बरकरार रही। माहिरीन का ये भी कहना है कि सोना आलमी मईशत में गैर यकीनी सूरत हाल में महफूज सरमायाकारी का सबसे मौसर जरिया है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट ने मोहम्मद अरशद साहब, सदर हैं ऑल पाक ज्वेलर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब वक्त देने के लिए। सोने की कीमतों में हालिया इजाफा आपके ख्याल में किन वजूहात की बिना पर किया जा रहा है, और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे का पाकिस्तानी सार्फिन पर क्या असर पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, इस वक्त अगर जोग्राफियाई सूरत हाल पर नजर डालें तो आप देखें कि दुनिया की जो बैंकिंग सिस्टम है, जो मरकजी बैंक हैं, वो खरीदारी कर रहे हैं। 2025 में भी 1,000 टन सोने की खरीदारी दुनिया के मरकजी बैंकों ने जो है गोल्ड परचेज किया, और इस वक्त भी वो बाइंग में है, सेलिंग में नहीं है। प्लस ये कि पोलैंड जो है उसने जस्ट 21 जनवरी को 300 टन सोने का एक मुआहदा किया है खरीदारी का। तो जब बायर इतने बड़े बड़े बायर मौजूद होंगे तो लादी बात है जिस चीज़ की डिमांड होगी वो कीमतें बढ़ती हैं। आलमी मंडी में भी तेजी का रुझान देखा गया का। अभी इस हफ्ते के अंदर ही आपने देखा कि मार्केट जो है $400 जो है वो बढ़ गई, और आज हम जो है $4,900 $4,900 पर ऑन्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो वजूहात यही है। प्लस जो इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल है, माजी सूरत हाल, लोगों का जो है पेपर करेंसी से एतमाद खत्म होता जा रहा है। अब वो मेटल की तरफ आ रहे हैं, और मेटल ने एक अच्छा रिजल्ट दिया जो साल 24 और 25 के अंदर। अगर हम 2021 की बात करें तो $2,200-300 पर ऑन्स पर ट्रेड हो रहा था, और पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें 90,000 रुपए थी, लेकिन आज हम 5 लाख रुपए से भी तजावुज कर गए हैं। ठीक,
तो मोहम्मद अरशद साहब, पाकिस्तानी जूलर्स और सराफा मार्केट इस तेज़ कीमत के उतार चढ़ाव से कितना मुतासर हो रही है? और सारिफीन जो हैं, जब 5 लाख से ऊपर तोला मिलेगा तो फिर सारिफीन की ख़रीदारी में भी हम देखते हैं कि खासी कमी आएगी, तो इससे बिजनेस को नुकसान होगा या फिर भी फ़ायदे में रहेगा? अगर ज्वेलर्स की बात करूं तो हमारा काम 80% जो है मुतासिर हो चुका है। और परचेजिंग पावर तो आपको पता है कि अब मिडिल क्लास या आवाम का नहीं है, स्पेशली जो हमारे एशियाई ममालिक है वहां पे तो खरीदारी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर आकर खड़ी हो गई है। उसकी वजह यही है कि 5 लाख रुपए तोला जो है सोने की कीमतें हो गई हैं और हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब ज्वेलर्स जो है या तो ये करें कि सिल्वर के ऊपर जो है अपने काम को कन्वर्ट करें, क्योंकि सिल्वर की कीमतें भी ऊपर जा रही है जैसे कि आपको इल्म होगा। और दूसरी बात ये कि अब जो है आने वाला दौर जो सिल्वर ज्वेलरी का ही होगा और गोल्ड जो है हर आदमी की पहुंच में नहीं आ सकेगा, हर आदमी नहीं खरीद सकता, क्योंकि हर आदमी का परचेजिंग आम आदमी का परचेजिंग पावर नहीं है गोल्ड। ठीक। अच्छा मोहम्मद अरशद साहब, जो लोग इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि अगर हम सोना ले लेंगे आज तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, तो ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में अगर आज सोना खरीद लिया जाए तो सोना मजीद ऊपर जाएगा और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है? और इन्वेस्टमेंट इस सूरत में है कि जैसे घरेलू खवातीन जेवरात खरीदती हैं उसमें भी फ़ायदा होता है, या फिर फ़ायदा सिर्फ उसी सूरत में है कि अगर आप कोई सोने की ईंट लेते हैं या ग्राम्स में उसको खरीदते हैं? तो देखिए एक चीज ध्यान में रखें, मेटल है, किसी भी फॉर्म में हो, ज्वेलरी में हो या बार्स में हो, सोना है, सिल्वर है। ये हमेशा अगर हम 70 साल हिस्ट्री देखें, अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो इसका सफर शुरू हुआ था ये 70-80 रुपए तोला से, जब हमारे आबा अजदाद जो है इस फील्ड से ताल्लुक रखते थे। आज हम 5 लाख रुपए चौथी नस्ल जो ट्रेड कर रही है, तो कीमतें बढ़ी हैं, हमेशा कम नहीं हुई। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगर होल्डिंग पावर आपके पास लॉन्ग टर्म का है तो मैं समझता हूँ कि खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।